एजेंडा में बात कर रहे हैं उत्तराखंड त्रासदी की, जहां पूरे देश का ध्यान होना चाहिए था आपदा प्रबंधन पर, वहां राजनीति हावी हो गई है। राहुल गांधी वहां मौजूद हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं उनके लिए अलग से नियम क्यों बनाए जा रहे हैं, और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम हैं, मेरे साथ हैं बीजेपी के सुधांशु मित्तल और एचएस खोला साहब डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन रह चुके हैं। और संजय, क्या ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, राजनीतिक रंग जो चढ़ गया है उत्तराखंड में, क्या ये सीधे सीधे राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी बन गया है खेल? संदीप, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने जैसा कि कहा कि आपदा प्रबंधन के समय आपदा प्रबंधन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, न कि इसके राजनीतिकरण पे। दुर्भाग्यवश आप स्वयं इस गलती में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो राजनीति शुरू की, आप लोग भी शामिल हो गए। सच ये है कि जिस प्रकार से सेना के जवानों ने एक जबरदस्त अप्रत्याशित ढंग से काम किया है, उसकी शाबाशी होनी चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट हो या फिर आपका फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट हो या टेलीकम्युनिकेशन हो या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, इन लोगों ने जबरदस्त काम किया है। पिछले 5-7 दिनों में लगभग 60,000 किलोमीटर रास्ते उन्होंने खोले हैं। 550-600 रास्ते पिछले 5-6 दिनों में खोले हैं। तमाम जो आपका ये जो दूरसंचार विभाग है हमारा, उन लोगों जहां कहीं भी डिस्टर्ब हुआ हमारा संचार का माध्यम, उसको स्थापित किया है। एयरफोर्स के जवानों ने जबरदस्त काम किया है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं कुछ कमी है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कमी रहेगी। आप जो बार बार कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हो गया, सच यह है कि प्रशासन फेल नहीं हुआ। अभी तक आपने नहीं सुना कोई भूखमरी से मर रहा है, अभी तक नहीं सुना कोई वाटर बोर्न डिजीज हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। लेकिन जब ऐसा कोई प्राकृतिक कोई संकट आता है तो अमेरिका जैसे देश में भी जब कटरीना और करीना जैसे झंझावात आते हैं तो वहां भी ओबामा हतप्रभ रह जाते हैं। तो हमारा जो वो उत्तराखंड प्रदेश है, बहुत छोटा, बहुत कमजोर प्रदेश है, पिछड़ा प्रदेश है, फिर भी पूरे देश ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तमाम पार्टियों ने, तमाम एजेंसियों ने मिलकर जबरदस्त काम किया। मुझे लगता है इसकी तारीफ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसके ऊपर निश्चित तौर पर आलोचनात्मक चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और यहां पर संजय जी, आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं, 8 दिन तक हमने तो बल्कि राजनेताओं की बयानबाजी तक नहीं चलाई, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम इस बात को लेकर परेशान भी हैं, इस बात को लेकर क्षुब्ध भी हैं कि ऐसे राजनीति हावी क्यों हो रही है। तो सिर्फ पूरे 24 घंटे में हम 1 घंटे इस ये राजनीति क्यों ना हो, इसीलिए ये अनकंफर्टेबल हम सवाल भी उठा रहे हैं। और ब्रेक में जाने से पहले संजय जी, आपने कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी तो वहां इसलिए पहुंच गए क्योंकि 2014 के अब चुनाव होने हैं, आम चुनाव होने हैं 2014 में। यही बात मैं राहुल गांधी के लिए कहूं? जी नहीं, ये नहीं कह सकते, इसलिए कि जब जब देश में जहां कहीं भी संकट होता है राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं। चाहे महाराष्ट्र का सवाल हो या इधर केरल का सवाल हो या फिर तमिलनाडु का सवाल हो या बिहार का सवाल हो। नरेंद्र मोदी सुनामी के साथ, सुनामी जब आया था, आपने सवाल पूछा था कि नरेंद्र मोदी जब सुनामी आया तो गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि तब 2014 का लोकसभा चुनाव नहीं था। आज भी अगर 2014 का लोकसभा चुनाव सामने नहीं होता तो नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से बाहर नहीं निकलते और इस प्रकार के राजनीतिक बयान, और राहुल गांधी भी नहीं पहुंचते उत्तराखंड में। अरे भाई, मैं तो क्योंकि नरेंद्र मोदी गए वहां पे, इसलिए राहुल गांधी को जाना जरूरी हो गया। 1 मिनट मित्तल जी रुकिए, मित्तल जी 1 मिनट रुकिए। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे जम्मू कश्मीर हो या केरल हो या तमिलनाडु हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश, संजय भाई, जहां मैं जानता हूं कि परिक्रमा की राजनीति, चापलूसी की राजनीति होती है, लेकिन राजनीति कितना गिराएंगे? एक बार नहीं, कम से कम कुछ तो सत्य बोलिए। पहली बार जिस आदमी की संवेदनशीलता ये हो कि वो वहां पे सुनामी आई हुई है और वो वहां पे जन्मदिन मना रहा है स्पेन में, आप उस आदमी की बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। अच्छा, आप कुछ देखिए तो देश के आपदा को देखिए और उसमें उस आदमी का आचरण देखिए। वो वहां पे विदेश में रंगरलियां बना रहे हैं, वो विदेश में रंगरलियां बना रहे हैं और उस आदमी का भारतीय जनता पार्टी आपको क्या हो गया? प्रदर्शन कर रही है छिछोरापन को। आप अपने कम से कम अपने आचरण को देखिए। नहीं करनी चाहिए जिस आदमी को संकट के समय पे गरीब, उसके अंदर ये संवेदनशीलता नहीं है, भूख से मर रहे हैं, जिनको बीमारी किसी प्रकार की हो सकती है, जो कहीं फंसे हुए हैं, उनको बचाने संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना काम करना चाहिए। ऐसे वक्त पर राजनीति करनी चाहिए। जिस आदमी की संवेदनशीलता प्रबंधन में जिस आदमी को देना चाहिए, न कि आपदा कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं और वो रंगरलियां बना रहे हैं, आप उस आदमी को महिमा कर रहे हैं। तो राजनीति करना बंद करिए,
आप जो राजनीति कर रहे हो, राजनीति करना बंद करिए। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी का फोबिया है। जानता हूं राहुल गांधी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को सुबह शाम कोई न कोई मुद्दा मिले और कांग्रेस का कल्चर क्या, मैं अपने आचरण के ऊपर देखिए, कल्चर में आपके अंदर क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर काम करिए आप। अरे छोड़िए, मुझे बहुत आप जो है भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को और कुछ नहीं। अरे सुबह शाम राहुल गांधी की बात के ऊपर टिक्का टिप्पणी करके राजनीति करनी है। वहां पे जो दिक्कत है उसकी बात राजनीति न करें और संकट में पड़े लोगों की मदद करें, ये मेरा निवेदन होगा भारतीय जनता पार्टी के साथियों से। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मुझे ट्रेन लेकर के भोपाल जाना है, इसलिए मैं विदा लेता हूं। और मित्तल साहब को जितना बोलना उनको बोलने दीजिए, मैं उनको रिप्लाई देने के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं। मुझे भोपाल जाना, मेरी ट्रेन है 9 बजे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया संजय भाई। लेकिन सवाल सुधांशु मित्तल साहब आपसे भी ये पूछा जाएगा कि क्या उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी इसलिए पहुंचे कि चुनाव अभियान समिति के वो अध्यक्ष भी बन गए हैं, और उत्तराखंड ये दरअसल 4 धाम यात्रा के लिए जाना जाता है, ये देवभूमि है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी हिंदू हृदय सम्राट की इमेज को भी प्रोजेक्ट करने, उसको और बढ़ाने पहुंचे थे वहां पर? संदीप जी, पहले तो मैं ये जो अभी जो हो रहा था, जिसमें कि राहुल गांधी को इस बेशर्मी से महिमा मंडित करने की कोशिश हो रही थी, यहां राष्ट्रीय आपदा आती है और वहां वो स्पेन में बैठ के अपना जन्मदिन मनाते हैं। उनके मन में ये अगर संवेदनशीलता है तो इस संवेदनशीलता को लेकर वो नेतृत्व की बात करते हैं लोग। बीजेपी भी संवेदनशीलता दिखा रही है क्या? सुनिए मैं बताऊंगा, आज नरेंद्र मोदी जाते हैं तो क्योंकि नरेंद्र मोदी लोगों की मदद करने पहुंच गए, इसलिए राहुल गांधी को भी जरूर जाना चाहिए। नहीं तो इसमें कहीं पॉलिटिकल एडवांटेज बीजेपी को ना मिल जाए। जब ये मानसिकता हो कि तो उसमें ध्वस्त है लोग। सुनिए, नहीं तो आप भी तो राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना। बता रहा हूं, सुधांशु जी देखिए, संवेदनशीलता का तकाजा ये होता है। भाजपा के लिए ये सेवा, सुन तो लीजिए संदीप जी, भाजपा के लिए ये सेवा कार्य है। आरएसएस जब भी आज तक इस देश के सामने आपदा आई है, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, वो लोग सड़कों पे उतरे, उन्होंने अपनी निकरें पहनी है, उन्होंने अपने कार्य को छोड़ के लोगों की मदद के लिए पहुंचे। हम लोगों के लिए सेवा कार्य धर्म है, हम लोगों के लिए सेवा कार्य राजनीति नहीं है। नहीं, सेवा कार्य धर्म ही होना चाहिए। उसी बाबत आपसे सुधांशु जी, उसी बाबत में आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या संवेदनशीलता का तकाजा ये नहीं था कि आप काम कीजिए, चुपचाप चले जाते हैं, उसके तारीख को ठोकते हैं। कोई एक बयान नहीं करा है, सेवा चुपचाप की जाती है, चुपचाप काम कराए। सेवा का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता, आप ढिंढोरा पीट रहे हैं सेवा का। तो पूछो किसने करी? आज तक नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने काम करा और चले गए। नहीं, आप 15,000 लोग निकाल लिए, हम तो पुनरुद्धार कर देंगे केदारनाथ मंदिर का। ये क्या डंका पीटना नहीं हुआ, ये ढिंढोरा पीटना नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अगर कोई मदद करने का ऑफर देता हूं तो ये डंका पीटना हो जाता है। नहीं, ये बातें आप बंद कमरे में कीजिए। अगर आप उन्हें सार्वजनिक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा भी आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। क्यों? वहां की जो आपदा है, वहां की जो समस्या है और जो वहां पे धार्मिक भावनाएं भी हैं, उन सारों को देखते हुए देश में इस समय पुनर्निर्माण की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी आस्थाओं का केंद्र था पूरा। तो इसे तो पूरे देश को मिलकर करना होगा ना, इसको पूरे देश को मिलकर करना होगा। और इसमें केंद्र सरकार भी लगेगी, राज्य सरकार भी लगेगी और उत्तराखंड की सरकार भी लगेगी। अरे केंद्र सरकार का तो आपने आचरण देख लिया। अगर हमारे यहां से लोग जाए तो नहीं, आपको जाना अलाउड नहीं है, और राहुल गांधी जाए तो उन्होंने स्थिति में परिवर्तन आ गया। अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? जहां पे 2 चेहरे हो, 2 बातें हो, चेहरा मुझे दिखाइए तो मैं आप रूल तय करूंगा। जहां ये छिछोरी राजनीति हो, वहां पे अच्छी चीजों को भी तो दोनों तरफ से हो रही है ना। हम लोग नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं हुई है। हमने कुछ नहीं करा है, हमने ईमानदारी से वहां के लोग जो हैं उनके साथ मदद करने की कोशिश करी है। हजारों लाखों वॉलंटियर्स आरएसएस के वहां पे लगे रहे, लोगों की मदद करी, जानें बचाई हैं। जरा पूछे तो लोगों से, क्या किस तरह लोग उनकी तारीफ करते हैं, क्यों उन्होंने अपनी जानें खतरों में डाल के लोगों को बचाया। लेकिन हमने इन सारों के लिए डंके नहीं बजाए हैं। यहां कोई भी काम होता है तो काम तो करना नहीं है, उसका छिछोरापना पहले कर दो, उसका राजनीतिकरण पहले कर दो। इस तरह होता है क्या देश? इस तरह चलेगा क्या? भोला साहब, मैं जानबूझकर आपसे आज ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन आपको दुख होता है क्या? राष्ट्रीय आपदा का वक्त है, सबको कदमताल करनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए था, और यहां पर हम राजनीतिक बातें कर रहे हैं। दुख होता है आपको? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं उसमें बताना चाहूंगा कि ये डिजास्टर पहली बार नहीं हुआ है, ये डिजास्टर आगे भी होंगे। और हिली एरियाज में डिजास्टर का मैनेजमेंट करने के लिए कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ एयर
से ही जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। हिली एरियाज में रोड्स नहीं बनाई जा सकती। अगर कल को डिजास्टर फिर होता है तो हमें एरियल रिहेबिलिटेशन के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, काफी हेलीपैड्स बनाने होंगे, हेलीकॉप्टर्स भी रखने होंगे, और इसका एक ही तरीका है ऐसे मैनेजमेंट का कि आपको एरियल रिकवरी, एरियल रिहेबिलिटेशन का सिस्टम को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अब ये सोचा जाए, अगर ये हमारे पास ज्यादा होता, हमारी कैपेबिलिटी ज्यादा होती, तो शायद काफी जानें हम बचा लेते, क्योंकि सड़कों से रिलीफ नहीं हो सकता, सड़कों से निकाला भी नहीं जा सकता, सड़कें टूट जाती हैं। तो एरियल के ऑपरेशंस के लिए हमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छे जो है एयर स्ट्रिप्स बनानी पड़ेंगी, या हमें हेलीपैड्स बनाने पड़ेंगे, और जिनसे ऐसा ऑपरेशन जो है आगे हो सकता है। ये हमें इसे लर्न करना होगा, लेसन सीखना होगा, और ये आगे भी होते रहेंगे, और उनको कैसे मैनेज किया जाए इसका जो है बहुत जरूरी है। सबक सीखने की जरूरत है। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, क्या हम सबक सीखने को तैयार भी हैं? एनडीएमए की बात करो तो मतलब वहां पर न जाने कितने रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और आपकी भी सरकार रही है उत्तराखंड में, लेकिन कभी उत्तराखंड को इको फ्रजाइल जोन घोषित करना, इको सेंसिटिव जोन घोषित करना, वहां पर तमाम सीएजी की रिपोर्ट से लेकर मेट विभाग की न जाने कितनी रिपोर्ट्स हैं, आपकी सरकार ने भी नजरअंदाज किया है और कांग्रेस ने भी किया है। मैं आपसे जो कह रहा था कि देखिए, इस समय जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी जो है, उस टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए था, यहां पे इंप्लीमेंट करना चाहिए था। इतनी जानें बच जाती, लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, एज अ नेशन वी डू नॉट वैल्यू द लाइव्स ऑफ आवर सिटीजन्स। बिल्कुल, हम एक देश की तरह अपने नागरिकों को जीवन की कीमत नहीं समझते, वो सिर्फ नंबर हैं। आप देखिए, जिस दिन ये त्रासदी आई, उस दिन क्या कहते हैं, यहां से केंद्र से सिर्फ 12 चॉपर भेजे गए थे, जबकि कहा गया कि इस त्रासदी में हजारों लोग मरे हैं। लेकिन रिस्पॉन्स हमारा देखिए। मेरा सिर्फ ये कहना, मैं किसी इसको दोषारोपण में नहीं जाना चाहता, मेरा कहना है कि सबक सीखना चाहिए हमें क्या हुआ, क्योंकि हर बार क्या होता है, त्रासदी होती है, हम लोग हल्ला मचाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, फिर दूसरे हादसे का इंतजार करते हैं, और फिर ये सिलसिला चालू हो जाता है। कम से कम अब तो सबक ले लो। आपने देखा क्या हुआ, टेक्नोलॉजी लगाइए, आप एडवांस वार्निंग सिस्टम्स लगाइए, लोगों को बताइए, बचाने की इस देश के नागरिकों की होगा अगर हम लोग एकाग्रता से ये कोशिश करें कि इस देश के हर नागरिक की जीवन जो है, हर नागरिक की लाइफ जो है वो कीमती है, तो हो जाएगा। नहीं, कहां कीमती है, वो नंबर रह जाएंगे। आम आदमी की जिंदगी तो बहुत सस्ती हो गई है भारत में, कड़वी बात कह रहा हूं सुधांशु जी। और नेता भी तमाशाई बनकर बस वहां पर एरियल सर्वे कर लिया, मौजूदगी दर्ज कराई, वापस आ गए। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हमारी जिंदगी में, हमारी सरकार में, हमारी प्रशासनिक प्रणाली के अंदर जो कि ब्यूरोक्रेसी से भरी हुई है, यहां पे इंसान की कीमत, हिंदुस्तान के नागरिक की कीमत कुछ भी नहीं है। जब तक ये कीमत के बारे में हम लोग सजग नहीं होंगे, जब तक हम उसमें संवेदनशीलता नहीं लाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं करने वाले। ये हादसे होते रहेंगे, हम तमाशबीन बनकर देखते रहेंगे। अरे इतना कुछ हो सकता है, ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का पार्किंग स्पेस नहीं है। यहां पे आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कैसे होगी, कैसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कैसे रिमोट सेंसिंग यूज करेंगे, आप हर चीज में चाहे बचा सके ना बचा सके त्रासदी को, लेकिन आप एडवांस वार्निंग दे सकते हैं, ताकि कम से कम ह्यूमन लाइफ जो है, कोई बहुत सरल सी बात है खोला साहब, ये बहुत ही एक सरल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। आप एनडीएमए बना देते हो, बिल्कुल डिफंक्ट है, कोई काम वहां पर नहीं होता है, आपके पास संसाधन नहीं है, हम ताल ठोकते रहते हैं दुनिया में, हम आईटी में वर्ल्ड लीडर्स हैं, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने लोगों की जान बचाने के लिए, क्यों? देखिए, वही होना चाहिए। अभी हम जो है ऐसी इमरजेंसी में सारा एयरफोर्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन एयरफोर्स की फैसिलिटी जो है सिविल एरियाज में, सिविल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है उनकी इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो सिविल एविएशन की फैसिलिटीज को डेवलप करना होगा, ताकि ऐसे हिली एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट हुआ या ये स्टेट्स हुई, इनमें आगे से हम जो है इस ऑपरेशंस को अच्छी तरह से कर सकें और इसको हैंडल कर सकें। तो ये हमें आगे के लिए सीखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पर्यावरण क्या सेंटर स्टेज पर आना चाहिए, एक चुनावी मुद्दा बनना चाहिए सुधांशु जी, क्योंकि ये जो आपदा है, ये कुदरत का कहर तो है ही है, ये मानवीय भूल के चलते भी जो लूट खसोट मची हुई है ना पहाड़ों में, कि भाई सरकार भी मिली हुई है, नौकरशाह भी मिले हुए हैं, लूट लो, जितनी जमीन इस्तेमाल कर सकते हो कर लो, उसके चलते भी ये त्रासदी इतनी विकराल हुई। क्या पर्यावरण सेंटर स्टेज पर आ पाएगा चुनावी एजेंडे के? संदीप जी, ये तो आएगा। इसके साथ मैं एक मिनट पहले थोड़ा हट रहा हूं विषय पे।
पुनर्निर्माण के बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। अभी क्या है, जो तीर्थ यात्री थे वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो वहां के नागरिक थे, उत्तराखंड के जो निवासी हैं, उनका क्या होगा, उनके बारे में सोचिए। पुनर्निर्माण में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी फोर्स है जो कि एक सर्विसमैन की है, जो आज भी सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं। इन सबको छुट्टी दीजिए। गढ़वाल राइफल जो है उसके जवानों को छुट्टी दीजिए, 3 महीने 4 महीने। कहिए गांव जाओ, अपने गांव में पुनर्निर्माण में लगो। हमें एक नया उदाहरण पेश करना चाहिए विश्व के सामने कि हां, त्रासदी में तो शायद हम लोग तैयार नहीं थे, लेकिन पुनर्निर्माण के काम में हम सब मिलकर जो है इसको दोबारा एक बार खड़ा करेंगे। हर राज्य से कहिए कि एक एक एरिया अडॉप्ट करें। देखिए, यहां पे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। आज कॉर्पोरेट इंडिया जो है, सोशल सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी CSR के अंदर हर एक उनको जिम्मा दीजिए। ये 15 गांव तुम्हारे, ये 10 गांव तुम्हारे। देखिए, एक हम उदाहरण पेश कर सकते हैं, लेकिन हम राजनीति ना करें। सुनने में बहुत अच्छी लगती है बातें, हो पाएंगी क्या? नहीं, और हम करेंगे। जरा से अगर जिन लोगों का जिम्मा है जरा से वो ठान ले, तो मैं आपको हर तरफ से एक आश्वासन दिलवाना चाहता हूं कि सब मिलकर देश का पुनर्निर्माण कर देंगे, उत्तराखंड का, क्योंकि देवभूमि है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल साहब।